हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है। इस कैरेक्टर का सबसे बड़ा राज आज तक किसी ने नोटिस ही नहीं किया। ये सिलसिला अभी भी आइलैंड नाम के एक रीजन में देखा जा रहा है, जहां दो लोग रिपोर्ट हुए हैं। पहला है फाइटर काइजर फेडे और दूसरा है वेनरेबल जिया। काइजर फेडे के मुताबिक जिया अभी भी एम्परर एंडिंग के अंडर है, जबकि जिया के लिए वो खुद वेनरेबल के स्टेटस में आता है। लेकिन यहाँ क्लियरली ये देखा जा सकता है कि सिर्फ वेनरेबल जिया ही है जो अभी भी काइजर फेडे को रिस्पेक्ट करता है। वो खुद एडमिट करता है कि काइजर फेडे इतना ब्रेव है कि पूरे टेरिटरी को रूल कर सकता है। इसकी वजह थोड़ी मिस्टीरियस है, क्योंकि काइजर फेंग की वजह से, मतलब वेनरेबल जिया काइजर फेंग की पावर को रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि काइजर फेंग एक यूनिक लाइफ फॉर्म है या फिर एक स्पेशल बीइंग जिसके पास स्पेशल डीएनए है। इसलिए चाहे उसकी पावर अभी सीजर के अंडर हो, लेकिन एक्चुअल पावर टर्म्स में वो वेनरेबल के बराबर या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसी वजह से यहाँ वेनरेबल जिया सीजर के वेजिंग को रिस्पेक्ट करता है। फिर काइजर वेजिंग ने वेनरेबल जिया को बताया कि वो अपना सफ़र ओशन 9 नेदर के रीजन की तरफ कंटिन्यू करना चाहता है। ये बात सुनकर वेनरेबल जिया थोड़ा वरीड हो गया, क्योंकि वो जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है, खासकर इसलिए क्योंकि वहाँ एक पोर्टल है जहाँ अगर अपीयरेंस हो जाए तो डायरेक्टली खतरनाक रिजल्ट्स आ सकते हैं। हत्ता कि मास्टर यूनिवर्स के राणा जैसे लोगों के लिए भी वहाँ से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन काइजर वेजिंग को कोई परवाह नहीं थी। वो वहाँ रहना चाहता था क्योंकि वो उस जगह के बारे में बहुत क्यूरियस था। अगर वेनरेबल जिया फॉलो ना भी करे तब भी काइजर वेजिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फिर भी वहाँ जाने वाला था। इस बात ने वेनरेबल जिया को सोचने पर मजबूर कर दिया, और यहीं पर वेनरेबल जिया ने यह भी एडमिट किया कि काइजर फेजिंग की पावर रियल है, जो कि 10th एयर है उस लिनिएज का। आखिरकार सोच विचार के बाद वेनरेबल जिया ने डिसाइड किया कि वो काइजर फेजिंग के साथ मिलकर ओशन 9 नेदर के टेरिटरी पर इन्वेड करेगा। काइजर फेजिंग ने उसकी बात समझ ली और फिर उसने डिसाइड किया कि वो अपनी पावर का यूज करके सराउंडिंग्स का पहले स्कैन करेगा, ताकि देखा जा सके कि कोई डेंजर तो नहीं। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि काइजर वेजिंग की डिटेक्शन रेंज बहुत वाइड और एक्यूरेट है, इतनी कि वो लोफेंग की एग्जैक्ट लोकेशन तक फाइंड कर सकता है। इस चीज़ ने काइजर वेजिंग को सरप्राइज कर दिया, क्योंकि वहाँ पर एक काइजर रिवर ब्लेड मौजूद थी। यहीं पर काइजर वेजिंग का इरादा बना कि वो लोफेंग से कुछ चीज़ चुराएगा, खासकर क्योंकि उसने लोफेंग के बारे में पहले से सुना हुआ था। लेकिन वेनरेबल जिया ने उसे वार्न किया कि लोफेंग कोई नॉर्मल बंदा नहीं, बल्कि एक स्पेशल गॉड है जिसके पास दूसरे गॉड्स का प्रोटेक्शन है। फिर भी काइजर वेजिंग बिल्कुल नहीं डरा। वो चाहता था कि किसी तरह कॉम्प्रोमाइज बना के होल के अंदर घुस जाए। सीजर फेचिंग ने वेनरेबल जिया को भी एनकरेज किया कि इस मैटर में इंटरफियर ना करे, और ये भी कहा कि अपना मुंह बंद रखे ताकि जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो मिनिमम रहें। वेनरेबल जिया ने इस बात से अग्री कर ली और फिर दोनों ने होल की तरफ जर्नी स्टार्ट कर दी। जहां तक होल का ताल्लुक है, वो अभी भी एक और वर्ल्ड से ब्रांच लेने का प्लान बना रहा है, और अभी वो वापस अपनी पोजीशन पर आ चुका होता है। इधर साइड में होल धीरे धीरे मॉश क्लैन का यूज करते हुए अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रहा होता है। लेकिन उसी वक्त काइजर वेजिंग लू फोंग के बिल्कुल करीब होता है और वो स्पेस को आइसोलेट करके अटैक करता है। जैसे ही ये होता है, लू फोंग तुरंत रियलाइज कर लेता है और बिना टाइम वेस्ट किए उस जगह से फौरन भाग जाता है। यहीं पर काइजर फेजियांग डायरेक्टली लू फोंग के सामने आ जाता है। लू फोंग भी तुरंत काइजर फेजियांग को पहचान लेता है, क्योंकि उसने पहले ही मर चुके लोगों की इन्फॉर्मेशन से सुना होता है कि ये एक यूनिक लाइफ फॉर्म है, एक स्पेशल बीइंग जिसका डीएनए बहुत हाई लेवल का है और जिसकी स्ट्रेंथ वेनरेबल के बराबर कंपेयर की जा सकती है। ये समझकर लू फोंग कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए वो काइजर फेजियांग का सामना करने के बजाय एस्केप करने का फैसला करता है। लू फोंग शार्क्स की टेक्निक का यूज करता है, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट होती है, लेकिन होल उसे याद दिलाता है कि काइजर फेजियांग के पास स्पीड और डिटेक्शन दोनों की स्पेशल एबिलिटीज हैं। और एग्जैक्टली वही होता है। काइजर फेजियांग बहुत स्किल्ड होता है और सिर्फ थोड़े से टाइम में लू फोंग को कैचअप कर लेता है। फिर लू फोंग शार्क्स का सेकंड फॉर्म यूज करता है, जो उसकी स्पीड को और ज्यादा बूस्ट देता है, हत्ता कि वो डिमेंशनल लेवल तक मूव करता है। लेकिन फिर भी काइजर वेजिंग अपनी स्पीड और इंक्रीज कर लेता है और लू फोंग के बिल्कुल पीछे आ जाता है। ये देखकर लू फोंग रियलाइज कर लेता है कि सिर्फ फाइटिंग से वो काइजर वेजिंग को हरा नहीं सकता, इसलिए वो अपना प्लान चेंज करता है।
अब लू फॉन्ग साइब सियाओ वे की मेन एबिलिटी यूज करता है, जो कि हाई लेवल प्रिडिक्शन फीचर रखती है। मतलब वो अपोनेंट के मूवमेंट्स पहले ही प्रिडिक्ट कर सकता है। इसकी वजह यह है कि चाहे काइसर वाजिंग की स्ट्रेट लाइन स्पीड बहुत हाई हो, लेकिन साइब शाओवुड के मैनूवर्स बहुत स्ट्रांग हैं, जो उसे सर्कुलर और कॉम्प्लेक्स मूवमेंट में भी फास्ट रहने देते हैं। जो लोग साइड से नर्वसली ये फाइट देख रहे होते हैं, वो भी काइसर वाजिंग की वीकनेस रियलाइज कर लेते हैं। हाँ, उसकी स्पीड हायर है, लेकिन मैनूवरिंग में वो लू फॉन्ग से कमजोर है। लेकिन काइसर वाजिंग अब सीरियस हो चुका होता है। वो लू फॉन्ग का पीछा करते हुए अपने बिजनेस एसेट्स रिलीज करता है, जो कि एंडियन की पावर से और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं। ये एंडियन क्रीचर काइसर वाजियांग के साथ लिंक्ड होता है और इसकी स्ट्रेंथ को मैसरेट के रून्स के बराबर कंपेयर किया जाता है। और यहीं पर फाइट नेक्स्ट लेवल पर एंटर कर जाती है। लेकिन लो फेंग के पास शाई शाओ की पावर होती है, जो चीजों को स्प्लिट कर सकती है, और इसी वजह से जो हुक था वो लो फेंग ने कट कर दिया। मगर सर्वजया अभी मैच्योर नहीं होता, इसलिए वो फौरन अपनी पर्सनल एबिलिटी यूज करता है, राउंगैन, जिसमें मेंटल पावर शामिल होती है। और इसी मेंटल पावर को वेनरेबल जिया ने भी पहले उसकी असली स्ट्रेंथ माना होता है। फिर एम्परर फाई जियान लो फेंग को थ्रेटन करता है। वो क्लियरली कहता है कि उसका इरादा लो फेंग को मारना नहीं था, बल्कि सिर्फ कैप्चर करना चाहता था। लेकिन क्योंकि लो फेंग ने उससे गुस्सा दिला दिया होता है, इसलिए उसका मूड चेंज हो जाता है और वो लो फेंग को डायरेक्टली टारगेट करने का डिसाइड कर लेता है। यहीं पर एम्परर फाई जियान अपनी मेंटल पावर रिलीज करता है और वो अटैक सीधा लो फेंग की तरफ आता है। लेकिन किस्मत से स्टार के सोल की प्रोटेक्शन की वजह से लो फेंग उस अटैक से बच जाता है। ये देखकर वेनरेबल जिया बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अगर उस पर खुद ही अटैक होता तो उसका मरना ऑलमोस्ट कंफर्म था। इतनी हाई लेवल की पावर थी जो वेनरेबल के बराबर कंपेयर की जा सकती है। इसलिए जब लो फेंग बिल्कुल सेफ निकल आता है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। इधर काइसर वाजियांग भी बहुत सरप्राइज हो जाता है कि लो फेंग ने खुद को कैसे सेव कर लिया, और वो सस्पेक्ट करने लगता है कि शायद ये सब लो फेंग के किसी हिडन सीक्रेट की वजह से है। लो फेंग खुद भी अंदर से रियलाइज करता है कि वो बहुत लकी था, क्योंकि स्टार की प्रोटेक्शन ना होती तो पहले वाले अटैक में ही उसका एंड हो चुका होता और नेक्स्ट अटैक्स और भी ज्यादा डेंजरस होने वाले थे। लो फेंग को भी ये क्लियर नहीं होता कि स्टार का ट्रेजर काइसर वाजियांग जैसे मॉन्स्टर के अटैक्स को ज्यादा देर तक विथस्टैंड कर पाएगा या नहीं। जब लो फेंग को एस्केप की कोई होप नहीं दिखती तो वो लास्ट ऑप्शन चूज करता है, ओशन 9 नेदर के अंदर जंप करना। हॉट तुरंत लो फेंग को वार्न करता है कि ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है, लेकिन लो फेंग फर्मली डिसाइड कर चुका होता है कि इस वक्त और कोई तरीका नहीं है और यही ही सिर्फ एक रास्ता है काइसर वाजियांग से बचने का। इधर काइसर वाजियांग भी लो फेंग पर दोबारा अटैक करता है और इस दफा अपनी पावर को 10 टाइम्स तक एम्पलीफाई कर देता है। लेकिन किस्मत से लो फेंग वो अटैक भी डॉज कर लेता है और उसी मोमेंट पर एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। एक एक्सटर्नल फोर्स लो फेंग को सेव कर लेती है। बाद में पता चलता है कि ओशन 9 नेदर के टेम्पल में एक क्रीचर रहता है और जब काइसर वाजियांग ने उसकी टेरिटरी के अंदर एंट्री की होती है तो उस क्रीचर ने मूव कर लिया होता है। वो सीधा काइसर वाजियांग पर अटैक कर देता है और काइसर वाजियांग भी फुल फोर्स के साथ उसका सामना करता है, अपनी हार्ड टैप पावर यूज करते हुए। दोनों के अटैक्स टकराते हैं और उनका इम्पैक्ट पूरे 9 नेदर में फील होता है। इस वायलेंट क्लैश की वजह से दोनों को नुकसान होता है, लेकिन उसके बाद भी काइसर वाजियांग लुकता नहीं। वो फिर से लो फेंग का शिकार करने के लिए वापस आ जाता है। काइसर वाजियांग से लो फेंग ऑलरेडी निकल चुका होता है, क्योंकि लो फेंग ओशन नेदर के अंदर एंटर कर लेता है। इस वजह से काइसर वाजियांग अब लो फेंग का पीछा नहीं कर सकता, क्योंकि वो जगह हद से ज्यादा डेंजरस है और ऊपर से ओशन नेदर टेम्पल का गार्डियन अभी भी वहां मौजूद होता है। इसलिए काइसर वाजियांग मजबूरन वापस चला जाता है। चाहे वो गिव अप नहीं करना चाहता, लेकिन अभी के लिए रिट्रीट ही बेस्ट ऑप्शन होता है। इधर जैसे ही लो फेंग 9 नेदर के अंदर एंटर करता है, इन्वायरमेंट तुरंत बहुत इंटेंस हो जाता है। प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि लो फेंग का बॉडी ऑलमोस्ट फ्लैट होने लगता है। बिना टाइम वेस्ट किए लो फेंग तुरंत स्टार का पावर एक्टिवेट करता है ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सके। थोड़ी देर बाद लो फेंग एक डिफरेंट वर्ल्ड में एंटर करता है, जिसको जियोयू कहा जाता है। जियोयू में आते ही लो फेंग को एक बहुत फेमिलियर फीलिंग आती है, क्योंकि इस वर्ल्ड की ऑरा बिल्कुल उस ट्रेजर जैसी होती है जो लैन मोशिया ने पहले हासिल किया था। लेकिन इस वर्ल्ड का एक बड़ा इशू ये होता है कि ग्रेविटी बहुत हैवी होती है, इतनी कि सिर्फ चलना भी लो फेंग के लिए स्लो हो जाता है। और ज्यादा टाइम नहीं गुजरता कि लो फेंग एक और नए प्रॉब्लम में फंस जाता है। वहां पर अर्थ टाइप क्रीचर्स के मेंबर्स गैदर हो चुके होते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्रीचर्स जो पहले सीजर फेजिया के सामने आए थे। ये सब क्रीचर्स एंडियन की डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं और टोटल उनकी तादाद 300 के करीब होती है। फिलहाल लो फेंग इन सब से फेस करना नहीं चाहता, इसलिए होल भी उसे एस्केप करने का मशवरा देता है।
अपनी शाओ वू बॉडी और स्ट्राइक ट्रेवल एबिलिटी का यूज करते हुए लो फैंग बहुत दूर तक मूव कर जाता है। इन क्रीचर्स की स्पीड काइजर वजांग जितनी फास्ट नहीं होती, इसीलिए लो फैंग इजीली उनसे एस्केप कर लेता है। जब लो फैंग सेफ जगह पर हाइड कर लेता है तो वो प्रीस्ट से इन क्रीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। साथ ही अटूका भी अपने डेटा के थ्रू सर्च करता है और जो रिजल्ट निकलता है वो सबको शॉक कर देता है। डेटा ये इंडिकेट करता है कि लो फैंग ही पहला और अकेला क्रीचर है जो इस वर्ल्ड को इन्वेड करने में सक्सेसफुल हुआ है। इस जगह तक पहुंचने के लिए नेदर से गुजरना पड़ता है और नेदर इतना डेंजरस है कि ज्यादातर फाइटर्स इसे क्रॉस ही नहीं करते। हत्ता कि यूनिवर्स के रैना के लिए भी ये ऑलमोस्ट सुसाइडल होता है। प्रीस्ट और अटूका लो फैंग को सजेस्ट करते हैं कि वो माशा क्लैन का बॉडी यूज करे, क्योंकि उस बॉडी के पास टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी है और वो ज्यादा स्ट्रांग भी है, इसलिए इन्वेजन आसान हो सकता है। लेकिन लो फैंग इस बात से अग्री नहीं करता। वजह यह होती है कि माशा क्लैन अभी एक मिशन पर है, वर्ल्ड से डीएनए कलेक्ट करने का मिशन। लो फैंग डिसाइड करता है कि जब तक माशा अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर लेता वो उस बॉडी को यूज नहीं करेगा। इसके बाद लो फैंग ये डिसाइड करता है कि वो प्राइमल रूलर के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। लेकिन कहानी यहीं एक और ट्विस्ट लेती है। प्रभूमि की कहानी पहले ही लो फैंग तक पहुंच चुकी होती है। यहाँ से सिचुएशन और भी टेंस हो जाती है, क्योंकि अब केव में छुपना पॉसिबल ही नहीं रहता। सीजन सिंपल है, अर्थलिंग्स जहां भी केव होती है उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। केव बनाओ या ना बनाओ, लो फैंग को हर हाल में अर्थलिंग से भागते रहना पड़ता है जब तक मोश क्लैन अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर लेता। अब थोड़ा सा मोश क्लैन का शॉर्ट अपडेट देख लेते हैं। मोश अपना मिशन कंटिन्यू रखता है और केव्स को बेट के तौर पर यूज करता है। वो स्टैचूज का यूज करके मैसिव एक्सप्लोजन्स करवाता है और जब एक्सप्लोजन होता है तो बुद्धा अपनी पावर यूज करके वर्ल्ड ट्री से एक ब्रांच तोड़ लेता है। मिशन टेक्निकली सक्सेसफुल हो जाता है और वो ब्रांच फौरन मोश क्लैन के हवाले कर दी जाती है। लेकिन बदकिस्मती से बुद्धा को वर्ल्ड की तरफ से काउंटर अटैक फेस करना पड़ता है। फिर भी सैक्रिफाइस की वजह से मोश क्लैन आखिरकार वर्ल्ड ट्री का फ्रैगमेंट सक्सेसफुली निकाल लेता है और टेलीपोर्टेशन के जरिए तुरंत वहां से एस्केप कर जाता है। इसी वक्त लो फैंग एक अजीब चीज नोटिस करता है। जो अर्थलिंग्स हमेशा उसका पीछा कर रहे होते थे वो अचानक गायब हो जाते हैं। नॉर्मली अर्थलिंग्स उससे कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहते थे, लेकिन आज एकदम से कोई चीज नहीं होता। लो फैंग को तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ बड़ा प्लान बन रहा है और फिर रिवील होता है कि अर्थलिंग्स ने लो फैंग के लिए एक फुल स्केल ब्लॉकेड तैयार कर रखा है जिसमें 3 मिलियन तक की ट्रूप शामिल होती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरे क्रीचर्स भी इस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि ये पहली दफा होता है कि कोई डाइवर इतनी देर तक फाइट करके सरवाइव कर पाया हो। इसलिए अब सबका फोकस एक ही चीज पर होता है, लो फैंग का सामना करना और उसे खुद अपने हाथों से खत्म करना। लेकिन यहीं पर स्टोरी टेम्परेरी पॉज ले लेती है। आगे क्या होता है वो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू होगा। और जो लोग नेक्स्ट स्टोरी के लिए इम्पेशेंट हैं वो डोंगुआ के स्पॉयलर्स का वेट कर सकते हैं। इस वीक स्पॉइलर ना देने के लिए सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा हॉलिडे मूड में था। उम्मीद है नेक्स्ट वीक कंटेंट मिल जाएगा। और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वायरल फ्लेम।